आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर हमारा है 9वां। इसका है आखिरी पार्ट। इस वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखें, समझें। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पेपर के लिए बन जाते हैं। शाही परिवार सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नाम से ही पता लग गया शाही परिवार। शाही परिवार का मतलब है कहीं ना कहीं ये शासक के परिवार से संबंधित है। इतना तो आपको स्टार्टिंग से ही पता लग गया हेडिंग से। चलिए इसको देखते हैं, आगे समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। तो यहाँ पे एक शब्द है जिसको कहा जाता है हरम। हरम शब्द का प्रयोग जो होता है वो सामान्यतः जो मुगलों की जो घरेलू दुनिया थी उसकी तरफ संकेत करता है। ये जो हरम शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, फारसी से निकला है, आप ऐसे कह सकते हो। और इसका मतलब होता है पवित्र स्थान। तो देखिए क्या होता है कि जो मुगल परिवार में जो बादशाह की पत्नियां होती हैं या उसकी उपपत्नियां होती हैं या उसके जो दूर दूर के या नज़दीक के जो रिश्तेदार होते हैं, महिलाएं वगैरह जो होती हैं वो यहाँ पे रहती थी, ठीक है। माता, सौतेली माँ, बहन, पुत्री, बहू, चाची, मौसी, ये सब हरम में आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि हरम शब्द का इस्तेमाल किस लिए होता है? मुगलों की घरेलू दुनिया से संबंधित। दूसरा, ये शब्द कौन सी भाषा से संबंधित है? आप बोलोगे फारसी भाषा से। क्या मतलब है इसका? पवित्र स्थान, ठीक है। इसमें उसकी बादशाह की पत्नियां और उपपत्नियां रहती हैं और इसके अलावा ये भी रहती हैं, ठीक है। तो उपपत्नियां जो हैं उसका मतलब क्या होता है? पत्नी तो आप जानते हो। पत्नियां क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी जो शादी होती थी वो कई सारी होती थी, यानी एक से अधिक शादियां करते थे, इसलिए यहाँ पे हम पत्नियां वर्ड यूज कर रहे हैं। उपपत्नियों में क्या होगा? उपपत्नियां वो होती हैं जैसे कि आप ये समझ लो किसी को रख लेना, ठीक है, यानी एक तरह से रखेल वर्ड यूज किया जाता है उपपत्नी के लिए, ठीक है। मतलब अच्छा वर्ड नहीं होता एक तरह से, पर ये यूज किया जाता है। तो आप यहां से समझ जाएंगे इतना। चलते हैं आगे, देखते हैं। शासक वर्ग जो था उसमें बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी, यानी कि एक से अधिक शादियां ये करते थे। राजपूत परिवार और मुगल परिवार या मुगल दोनों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का एक तरीका होता था। राजनीतिक और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का एक तरीका था विवाह। और ऐसा ही एक मुगल और एक राजपूत, इनके बीच में विवाह हुआ था, ठीक है। आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा इसके बारे में, अकबर से रिलेटेड है, आगे विस्तार से बताऊंगा। तो आप वहां पे समझेंगे कि किस प्रकार से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए इस प्रकार के विवाह भी कराए जाते थे। विवाह जो होता था उसमें पुत्री को यानी बेटी को भेंट स्वरूप सामान्यतः एक क्षेत्र भी उपहार में दे दिया जाता था। देखिए, एक क्षेत्र का मतलब है बहुत बड़ा क्षेत्र। क्या होता था उस समय में? जमीन क्षेत्र बहुत होते थे मतलब इनके पास, तो इसलिए वो उपहार में दे देते थे, दहेज या गिफ्ट के रूप में भी आप कह सकते हो, दे दिए जाते थे। मुगल परिवार जो है, मुगल परिवार में शाही परिवार से आने वाली स्त्रियों, अब देखो यहाँ पे आपको तीन चीजें समझनी है। एक तो मैं यहाँ पे रख रहा हूं बेगम, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अगहा, और तीसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अगाचा, ठीक है। तीनों शब्दों का मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। इन तीनों ही शब्दों को एक बार ध्यान से देख लो और समझ लो, बेगम, अगहा और अगाचा। अब देखते हैं, मुगल परिवार में जो शाही परिवारों से आने वाली स्त्री होती थी, शादी वगैरह होती है बहुत, शाही परिवार से अगर कोई है तो उसको बेगम का दर्जा मिलता था, और बेगम जो है सबसे ऊंचा दर्जा होता था, ठीक है। और अन्य जो स्त्री होती थी उनको अगहा। अगहा कौन होता था? जो जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, जैसे मान लो कोई शासक है, कोई राजा है। अब आपको पता है कि एक से अधिक शादियां करते थे। उसने एक शादी करी एक ऐसी लड़की से, एक ऐसी महिला से जो एक रिच फैमिली से या फिर कुलीन वर्ग से या फिर आप शाही परिवार से समझ लो है। उसी शासक ने एक दूसरी महिला से शादी की जो एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से थी, या फिर आप कह लो गरीब परिवार से थी, कुलीन वर्ग से नहीं थी। तो ऐसे में जो अमीर परिवार से थी उसको ऊंचा दर्जा मिलता है जिसको बेगम कहा जाता है, और जो निम्न वर्ग से है उसको हम क्या कह सकते हैं? अगहा कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रहेगा, इस तरीके से आपको ये समझना है। तो जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ था, अन्य स्त्री, उनको अगहा वर्ड यूज किया जाता था। तो बेगम और अगहा, इन दोनों के बीच में क्या किया जाता था? अंतर किया जाता था, ठीक है, डिफरेंस रहता था। बेगम को हमेशा उच्च मतलब ऊंचा स्थान आप समझ लीजिए। दहेज यानी कि जो मेहर होता था, दहेज जो होता था, दहेज के रूप में अच्छा खासा नगद मिलता था, बहुमूल्य वस्तुएं मिलती थी, ठीक है। वस्तुएं लेने के बाद, यानी कि दहेज में जो अच्छा खासा नगद और बहुमूल्य वस्तुएं लेने के बाद जो विवाह करके आई बेगम है, तो स्वाभाविक रूप से आप समझ लो जो मतलब दो तरह की शादी हुई है। एक तो बहुत ही गरीब और एक बहुत ही अच्छे परिवार से जो बहुत ज़्यादा दहेज लाई हो, तो उसको वैल्यू तो वैसे ही ज़्यादा दी जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होता था कि जो अधिक दहेज वगैरह लाते थे उन
लेकर आई हैं उन बेगमों को अपने पतियों के स्वाभाविक रूप से अगहा की तुलना में इनको ज़्यादा ऊंचा दर्जा और इनको सम्मान मिलता था। बहुत ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो ये बहुत आसान है, यहाँ पे समझना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आराम से दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। यानी जो गरीब लड़की है, गरीब परिवार से है, कुलीन वर्ग से नहीं है, उसको कम महत्व दिया जाता है। लेकिन जो बहुत अच्छे परिवार से, अच्छे अमीर परिवार से आप कह सकते हो, तो उसे थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया जाता था। यही था। उपपत्नियों, उपपत्नियां मैंने आपको बताया था सबसे निम्न स्तर होता था जो, उसको उपपत्नियां वगैरह कहा जाता, जिसको अगाचा कहा जाता था, कि स्थिति जो थी वो सबसे निम्न थी। अगाचा क्या है, जैसे बिना विवाह वगैरह के रख लिया, ठीक है। एक वर्ड यूज किया जाता है रखेल, तो इस तरीके के जो शब्द हैं इसमें इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये जो थी इनका जो स्तर होता था, मतलब जो स्थिति जो होती थी वो काफ़ी निम्न होती थी। सबसे जो ऊंचा स्तर होता था वो किसका होता था, बेगम का, और सबसे जो नीचा स्तर होता था वो किसका होता था, अगाचा का। तो ये एक एक वर्ड जो है ये आपको याद करते हुए चलने हैं। इन सभी को, जो भी उसकी पत्नी, उपपत्नी, अगाचा, अघा जो भी है, इन सभी को नगद मासिक भत्ता, ठीक है, और मतलब हर महीने कुछ पैसा वैसा सैलरी टाइप की मिलती थी, और अपने दर्जे के हिसाब से इनको उपहार मिलते थे, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। यदि पति की इच्छा हो, अब यहां पे समझिए, यदि पति की इच्छा हो और उसके पास पहले से 4 पत्नियां ना हो, तो ऐसे में जो अगहा और अगाचा है इनको भी बेगम की स्थिति मिल सकती है। यानी मान लो कोई ऐसा शासक है, उसकी भाई बहुत ज्यादा पत्नियां नहीं है, तो ऐसे में वो चाहे तो वो अगहा और अगाचा को भी बेगम जैसी स्थिति दे सकता है, पति की इच्छा हो। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। मुगल परिवार में अनेक महिला तथा पुरुष गुलाम भी होते थे, यानी बहुत सारे महिला पुरुष गुलाम के रूप में होते थे और काम करते थे। और ये जैसे एक तरह से गुलाम, आप इनका नौकर समझ लो, यानी नौकर जो होते थे वो दोनों तरह के होते थे, महिला भी होती थी, पुरुष भी होते थे, ठीक है। तो ये साधारण से साधारण काम से लेकर कौशल वाले काम, स्किल वाले काम, बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस वाले काम करने में भी निपुण होते थे। यानी जो बहुत साधारण काम भी कर सकते हैं और बहुत मतलब अच्छे, जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता हो, ऐसे काम भी कर सकते हैं। यानी इतने निपुण होते थे ये। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नूरजहां के बाद मुगल रानी और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। यानी कि मुगल जो रानियां होती थी उन्होंने भी वित्तीय स्रोत यानी पैसे वैसे पे अपना नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। शाहजहां की जो पुत्रियां थी जहां आरा और रोशन आरा, इनको ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय मिलती थी। यानी जो शाही मनसबदार होते थे, जो बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे होते थे, प्रशासन के बहुत ऊंचे अधिकारी होते थे, उनको जो वेतन मिलता था या जो उनको आय मिलती थी, वैसी ही ऊंची आय इनको भी मिलती थी। यानी कि यहाँ पे एक चीज समझ में आएगी कि महिलाओं को भी यहाँ पे कुछ समय बाद वित्तीय साधनों पर ज्यादा नियंत्रण मिलना शुरू हो गया था। इसके अलावा जहां आरा जो थी उसको जहां आरा को सूरत के बंदरगाह नगर, सूरत का जो बंदरगाह नगर था वो बहुत प्रसिद्ध था व्यापार के लिए। यानी ये विदेशी व्यापार का केंद्र होता था। जब विदेशी व्यापार बहुत ज्यादा होगा तो क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कलेक्शन ज्यादा होगा टैक्स का। तो ऐसे में इनको यहाँ पे पूरा मतलब नियंत्रण था इनका, यहाँ से इनको काफी अच्छी मतलब आय हो जाती थी, ठीक है। संसाधनों पर नियंत्रण ने मुगल परिवार की महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारत और बागों का निर्माण करने का भी अधिकार दे दिया। यानी ये महिलाएं जो थी, इनके पास पैसा हो गया, नियंत्रण हो गया, अब इनके पास अधिकार हैं, ये चाहे तो इमारत भी बनवा सकती हैं, ये चाहे तो बागों का निर्माण करा सकते हैं, ठीक है। तो जहां आरा ने शाहजहां की नई राजधानी जो थी शाहजहानाबाद की कई वस्तुकलात्मक परियोजना जो थी उसमें हिस्सा लिया। यानी डिजाइनिंग करवाना, इमारत को कैसे डिजाइन करवाना है, कैसे बनवाना है, इस पे भी हिस्सा लिया। अब यहां से आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, शाहजहानाबाद जो है ये कहां पर है, ठीक है। आपको बताना है मुझे कमेंट में। लास्ट वीडियो जो था पार्ट 3, वहां पे मैंने आपको इसको बताया था कहां पे है शाहजहानाबाद, तो ये आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। इसके बाद जो शाहजहानाबाद का जो हृदय था, ठीक है, हृदय स्थल आप कह सकते हो, चांदनी चौक। इसकी जो रूपरेखा थी, इसका जो मतलब ब्लू प्रिंट या फिर मतलब आप मैप टाइप का समझ लो, या इसको कैसे बसाना है इस जगह को, चांदनी चौक को, ये किसने तैयार किया था, इसकी रूपरेखा पूरी चांदनी चौक की जहां आरा ने बनाई थी। तो ये भी आपको। अब बात करते हैं शाही नौकरशाही। अब नौकरशाही क्या होता है ये भी आपको समझना है। देखिए, अब मुगल साम्राज्य जो था वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता जा रहा था। अब इतना बड़ा साम्राज्य क्या एक शासक अकेले चला सकता है? नहीं चला सकता। तो शासक के काम को आसान बनाने के लिए उसके बहुत सारे क्या होते हैं, मंत्री होते हैं, अधिकारी होते हैं, ठीक है, कर्मचारी होते हैं वहां पे काम करने वाले। तो इसी को कहा जाता है शाही नौकरशाही।
समझ गए आप। यानी नौकरशाही जो होते हैं वो लोग होते हैं जो शासक के लिए काम करते हैं, चाहे वो सेना का सैनिक हो, चाहे वो सेना का कमांडर हो, ठीक है, चाहे वो राजस्व यानी टैक्स का कलेक्शन करता हो, चाहे वो कोई नियम वगैरह फरमान सुनाने जाता हो, या कुछ भी, मतलब अगर वो शासक के लिए काम करता है तो एक तरह से उसकी नौकरशाही में शामिल हो जाता है, ठीक है। उसके बदले में उसे वेतन, उपहार, जो भी मतलब जमीन वगैरह मिलती होगी वो दिया जाता था। तो शाही नौकरशाही यानी कि कैसे लोगों को शाही नौकरशाही में भर्ती किया जाता था, ये सब आगे हम यहाँ पे देखेंगे। तो शाही नौकरशाही में देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम भर्ती की प्रक्रिया, कैसे मतलब इनको भर्ती किया जाता था और जो पोस्ट होती थी वो क्या होती थी, इसको समझेंगे। तो देखिए, मुगल साम्राज्य में शासक जो था वो केंद्र में था। शासक केंद्र में होने का मतलब है कि जो राजा होता था, जो शासक होता था, वो केंद्र में है, यानी वो सबसे अधिक ताकतवर है। उसका पूरी सत्ता पे नियंत्रण होता था, वो जैसे चाहे सत्ता को वैसे चला सकता था, ठीक है, नियंत्रण था उसका। लेकिन शासन इतने बड़े अपने साम्राज्य को चलाने के लिए इस पे निर्भर था, नौकरशाही पे, नौकरशाही पे निर्भर होता था, ठीक है। मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ जो है वो है इसके अधिकारियों का दल, यानी आप इसको नौकरशाही कह सकते हो, जिससे इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग भी कहते हैं, जिसे जिसे इतिहासकार क्या कहते हैं, अभिजात वर्ग भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि जो शासक के लिए काम करने वाले बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो उनको अच्छा वेतन मिलता होगा, पैसा मिलता होगा, समृद्ध होंगे, तो वो क्या है, वो अभिजात वर्ग हैं। अभिजात वर्ग आप कई बार सुनते हैं, आखिर इसका मतलब क्या होता है। अभिजात वर्ग के कई सारे मतलब होते हैं, जैसे कि ताकतवर, समृद्ध, ठीक है, जिसका मतलब राजनीतिक कद काफी बड़ा हो, यानी राजनीतिक पावरफुल व्यक्ति आप कह सकते हो, ठीक है, या शासक से जुड़ा हुआ व्यक्ति, शासक के लिए काम करने वाला व्यक्ति, अमीर वर्ग, कुलीन वर्ग, समृद्ध वर्ग, कई सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं इसके लिए। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। आगे देखिए, अभिजात वर्ग जो था, अभिजात वर्ग में भर्ती जो की जाती थी ना, तो वो निर्जातीय और धार्मिक समूहों से होती थी, यानी अलग अलग जातियों से, अलग अलग धार्मिक समूहों से जो होती थी, इस तरीके से होती थी। इस क्यों होती थी, मान लो जैसे कोई शासक है, शासक ने अपने सैनिक भर्ती करे, मान लो सारे सैनिक उसने अफगान भर्ती कर लिए, ठीक है, यानी अफगान ही हैं सारे, तो अफगानों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उनके विचार भी एक जैसे होंगे, उनकी भाषा भी एक जैसी होगी, उनके मतलब कहीं ना कहीं विचार जब एक जैसे होंगे तो हो सकता है उनकी संख्या कल को ज्यादा हो जाए, तो वो क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, बगावत करते हैं, या शासक के खिलाफ हो जाए। तो ऐसे में वो क्या करते थे कि जो भर्ती करते थे वो केवल इस तरीके से नहीं करते थे, अफगान भी करेंगे, तुर्की भी करेंगे, मराठा वराठा, जो भी मतलब जिसको भी भर्ती करना है वो अलग अलग करेंगे, अलग अलग, ताकि ज्यादा एक जैसे लोगों की संख्या ज्यादा ना हो जाए, ठीक है, कल को वो सत्ता को चुनौती ना दे दें, इस तरीके से किया जाता था। तो देखिए, अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न निर्जातीय और विभिन्न धार्मिक समूहों से होती थी। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता था कि कोई भी दल, कोई भी समूह इतना बड़ा ना हो जाए कि वो राज्य की सत्ता को, यानी शासक की सत्ता को ही चुनौती दे। मुगलों के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णन किया गया है, ठीक है, जो कि वफादारी से बादशाह से जुड़े रहते थे। अकबर के समय की बात करें तो उसके साथ जो काम करने वाले अधिकारी थे वो ईरानी भी थे, तुरानी अभिजात वर्ग भी थे। इनमें से कुछ तो हुमायूं के साथ, मतलब पहले हुमायूं के साथ गए थे। आपको पता होगा कि बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर। तो हुमायूं आपको पता है जब शेरशाह सूरी से लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, उसके बाद वो भाग गया था, ठीक है। तो जब भाग गया था वो, उस समय में कुछ जो अभिजात थे वो भी उसके साथ चले गए थे, अफगानिस्तान, काबुल, ठीक है, सिंध वगैरह उस साइड की तरफ। तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखने हैं। 1560 से आगे राजपूतों और भारतीय मुसलमानों ने भी शाही सेवा में प्रवेश करना शुरू करा 1560 के बाद। तो इसमें नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो राजपूत मुखिया जो है अम्बेर का राजा भारमल कछवाहा था, जिसने अपनी पुत्री का विवाह जो था वो अकबर से किया। याद रखें, तो मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि मुगल और राजपूत, इनके बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का एक तरीका होता था जिसको हम कह सकते हैं विवाह। तो अकबर से विवाह हुआ था राजा भारमल, ये जो राजा भारमल थे उसकी पुत्री का। अब आपके लिए आज की वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, राजा भारमल की जो पुत्री थी जिसका विवाह अकबर से हुआ था उसका नाम क्या था, ठीक है। आपने सीरियल वगैरह में भी आई थिंक देखा ही होगा।
तो आप मुझे दूसरा क्वेश्चन कमेंट में बताएं। शिक्षा की ओर कुछ ऐसे हिंदू थे, जिन हिंदू जातियों के लोग थे जो जिनका झुकाव शिक्षा की तरफ था, तो उनको भी पदोन्नत किया जाता था, यानी उनको प्रमोशन दिया जाता था, उनको प्रमोट किया जाता था। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखना है कि अकबर का जो वित्त मंत्री था वो हिंदू टोडरमल था, ठीक है, जो कि खत्री जाति से था। अब यहाँ पे आपको एक चीज ये याद रखनी है, वो किस जाति का था ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अकबर का वित्त मंत्री कौन था ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल इस चीज को याद रखें, ठीक है। तो ये जो टोडरमल है ये हिंदू है, और दूसरा याद रखना है जो अकबर के नवरत्न थे उसके मंत्री जो थे 9 इंपॉर्टेंट, उसमें से एक ये टोडरमल भी था, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जहांगीर के शासनकाल की अगर हम बात करें तो जब हम बाबर से आगे की तरफ बढ़ते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर की तरफ जाते हैं, तो पता लगता है कि जहांगीर के शासनकाल में जो ईरानी लोग थे उनको उच्च पद प्राप्त हुए, यानी ईरानियों को इसने उच्च पद दिए। जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी थी नूरजहां, वो भी ईरानी थी, और औरंगजेब जो था उसने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। फिर भी शासन में अधिकारियों के समूह में मराठों की संख्या काफी ज्यादा थी। तो यहां से क्या पॉइंट आपको याद रखना है, केवल इतना याद रखना है कि जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को ज्यादा ऊंचे पद मिले थे, औरंगजेब के शासनकाल में राजपूतों को उच्च पद मिले थे, ठीक है। सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पद जो थे वो 2 तरह के होते थे, जात और सवार। अब देखिए यहां पे एक टॉपिक आता है मनसबदार। अब आपकी बुक में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसके लिए कभी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आज नहीं आज से बाद, जिसमें मैं आपको मनसबदार समझा दूंगा। मनसबदार आपको समझाने के लिए कम से कम 30 मिनट की एक वीडियो बनेगी, इतना बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते यहाँ पे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट में। मनसबदार क्या है, एक तरह से मनसबदार जो है एक पोस्ट है, या फिर आप मनसबदार जो है एक रैंक समझिए, ठीक है। मनसब जो होता था मतलब ये अधिकारी होते थे। मनसब भी कई तरह के होते थे, मतलब किसी की मतलब डिजिटल वैल्यू दे दी जाती थी, या फिर आप न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हो कि 10 किसी मनसबदार की वैल्यू 10 रख दी, किसी की 10,000 रख दी। तो जिसकी जितनी ज़्यादा मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी उसका वेतन भी उतना ज़्यादा होता था, उसका महत्व भी उतना ज़्यादा होता था। इस तरीके से मनसबदार जो व्यवस्था होती थी, ठीक है। तो इसी में जात और सवार 2 तरीके की व्यवस्था कर रखी है। जात जो होते हैं वो कौन होते हैं, और सवार जो कौन होते हैं। सवार में देखो, सवार आपको याद रखने के लिए आपको याद रखना है घुड़सवार। घुड़सवार के पीछे क्या आता है, सवार, तो इसलिए आपको याद रहेगा घुड़सवार जो होते हैं वो सवार होते हैं, यानी सवार के अंडर घुड़सवार होते थे सैनिक वगैरह, ठीक है। और जो जात होती थी, जात दूसरी तरह के जो जात हैं, सवार तो आप समझ गए, जात में क्या होते थे, सिपाही टाइप के होते थे, ठीक है। तो जात जो होता है याद रखो, जात जो होता था यहाँ पे सिपाही नहीं, बल्कि जात एक तरह से आप ये लगो मान के चलो मनसबदार जो होता था उसकी जो पोस्ट होती थी, उसकी जो रैंक होती थी उसको डिसाइड करता था, ठीक है, बताता था। तो ये हो जाएगा आपका जात, और जिसकी जितनी जात है वो उतनी ही ज़्यादा सैलरी वगैरह होती थी। तो कभी विस्तार से आपको इस टॉपिक को बताऊंगा, काफ़ी मतलब ये एक तरह से टफ टॉपिक हो जाता है, समझ नहीं आता है ज़्यादातर स्टूडेंट को, तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पे बस इतना समझ लो, जात और मनसबदार में बटे हुए थे, बस इतना। आगे देखते हैं सैन्य अभियानों में ये जो होते थे, ये सैन्य अभियान जब भी मान लो कोई युद्ध हो जाए या सैन्य अभियान हो, तो उसमें ये जो अभिजात होते थे अपनी सेनाओं के साथ उसमें जाते थे, ठीक है, शासक के लिए ये काम करते थे। प्रांतों में वे साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में भी काम करते थे। प्रत्येक सेना कमांडर घुड़सवारों की भर्ती करता था। जो सेना कमांडर होता था वो क्या करता था, घुड़सवारों की भर्ती करता था, और उन्हें हथियार देता था, उनको ट्रेनिंग देता था। घुड़सवारी फौज जो होती थी मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग थी, आपको पहले बता दिया था। और घुड़सवार सिपाही जो होते थे उनको शाही निशान से दागे हुए अच्छी क्वालिटी के उच्च गुणवत्ता वाले या फिर उच्च श्रेणी वाले घोड़े मिलते थे। अब घोड़े जो होते थे, अब ये दागे का मतलब क्या होता है, दागना यानी ब्रांडिंग करना। जैसे मान लो कोई घोड़ा है, उस पर क्या करते थे, वो एक लोहे का कुछ निशान होता था, उसको गर्म कर लेते थे, और घोड़े की जो स्किन होती है उस पे उस गर्म करके उसको टच कर देते थे बिल्कुल, तो वो मोहर की तरह लगा देते थे, और जब वो उसकी स्किन पे छप जाता था तो इसलिए पता लग जाता था कि ये इसी को कहा जाता है दाग, ब्रांडिंग करना। अब क्या होता था, जैसे मान लो कोई मनसबदार है, मनसबदार तो भाई बहुत सारे होते हैं, मान लो कोई ए मनसबदार है, कोई बी मनसबदार है। अब क्या हुआ, इन दोनों के पास घोड़े हैं,
ठीक है। तो ये जो ए की ब्रांडिंग होगी घोड़ों में, अपना जो निशान लगाएगा वो दागना वो अलग तरीके का होगा, और बी जो लगाएगा वो अलग तरीके का होगा, ताकि वो आपस में मिक्स भी ना हो जाए और ताकि उन दोनों की अलग से पहचान की जाए कि ये ए वाला घोड़ा है और ये बी का घोड़ा है। ठीक है, इस तरीके से। निम्न पदों को छोड़कर, अगर छोटी मोटी पोस्ट छोड़ दें, छोटी मोटी पोस्ट पे मतलब राजा जो होता था छोटी मोटी पोस्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन जो बड़े पद होते थे, ठीक है, निम्न पदों को छोड़कर बादशाह स्वयं सभी बड़े बड़े पद के जो होते थे सभी अधिकारियों के ओहदे और पदवियों का निरीक्षण और बदलाव करता था, कि निरीक्षण करता था कि ये इस लायक है नहीं, या कोई कमी तो नहीं है, या इसमें कुछ चेंज करना है, किसी को ट्रांसफर करना है, ये सारी चीजें जो राजा होता था खुद देखता था। मनसबदारी जो प्रथा थी, यह मनसब प्रथा जो थी, इसकी शुरुआत जो हुई थी अकबर के द्वारा की गई थी। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप याद रखें, ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएगा। इसमें से यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आते, जो मैं आपको बता रहा हूं ये एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको टॉपिक में बता रहा हूं, आप इसको ध्यान रखें। 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही आपके आएंगे अगर बनेंगे तो। अभिजात वर्ग जो था, अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा शक्ति, प्रतिष्ठा और धन प्राप्त करने का एक जरिया थी। अब देखो, मान लो किसी को भी अगर धन प्राप्त करना है, ताकत प्राप्त करनी है, प्रतिष्ठा और समृद्धि प्राप्त करनी है, तो वो शाही सेवा में जा सकता था। तो अभिजात वर्ग जो होते थे वो इसमें जाते थे शाही सेवा में, उसके बाद ताकतवर हो जाते थे, प्रतिष्ठा मिलती थी, धन मिलता था। क्यों? क्योंकि शासक राजा के साथ काम करते हैं, राजा के लिए काम करते हैं, तो कोई उनसे फालतू तो वैसे ही नहीं बोल सकता। ठीक है, धन उनको अच्छा मिलता था और प्रतिष्ठा तो उनकी होती थी। तो एक ये सब पाने का एक जरिया था शाही सेवा में जाना। तो सेवा में आने के इच्छुक, मान लो कोई व्यक्ति है वो चाहता है मैं शाही सेवा में जाऊं, यानी राजा के लिए, शासक के लिए काम करूं, तो कैसे वो मतलब वहां पे लग सकता है काम पे? तो इसके लिए जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो इच्छुक है, ठीक है, तो वो किसी अभिजात को पकड़ेगा और उसके जरिए अपनी एक एप्लीकेशन या अपनी एक याचिका देता था कि भाई मैं ये कार्य करना चाहता हूं, मैं इस योग्य हूं। फिर बादशाह के सामने उसे प्रस्तुत किया जाता था। अगर याचिका करता, यानी जो जिसने एप्लीकेशन लगाई, आप ये समझ लो, अगर वो योग्य है उस काम के लिए, तो उसको मनसब यानी रैंक जो होती थी प्रदान कर दी जाती थी। ठीक है, किसकी मर्जी से? शासक की मर्जी से। फिर शासक उसको काम दे देगा। तो इस तरीके से होता था। मीर बख्शी जो होता था, मीर बख्शी भी एक तरह से एक पोस्ट है जो गुप्तचर वगैरह इन सब का ध्यान रखता था। तो मीर बख्शी जो होता था वो क्या करता था, खुले दरबार में बादशाह के दाएं खड़ा होता था, राइट साइड में खड़ा होता था, और नियुक्ति और पदोन्नति, जिसकी भी नियुक्ति करवानी है, मान लो किसी को कोई जॉब दिलानी है या किसी का प्रमोशन कराना है, इन सभी उम्मीदवारों को सामने प्रस्तुत करता था। ठीक है, फिर उसका कार्यालय और जो मीर बख्शी का जो कार्यालय है उसकी जो मुहर है और उसके जो हस्ताक्षर है, उसके हस्ताक्षर मुहर सब कुछ लगते थे, और उसके साथ फिर बादशाह की फाइनल मुहर और हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करता था। ये सारे कार्य होते थे मीर बख्शी के। केंद्र में अब आप यहाँ पे समझो कि कितने सारे काम करने वाले लोग हैं। जैसे कि मान लो अभी आपने देखा मनसबदार हो गए, जात और सवार उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, मीर बख्शी हो गया, तो ये सारे मतलब शासक के लिए काम करते थे। तो केंद्र में अन्य भी और भी महत्वपूर्ण मंत्री थे, जैसे दीवाने आला, ये वित्त मंत्री हो गया एक तरह से, सद्र उस सुदूर अनुदान का मंत्री हो गया। इसके अलावा स्थानीय न्यायाधीश या कार्यों की नियुक्ति का प्रभारी, प्रभारी का मतलब इंचार्ज वगैरह जो होता है, ठीक है, ये सारे मतलब शासक के लिए काम करते थे। तो ये सब क्या है, शासक की नौकरशाही है। दरबार में नियुक्त अभिजातों का एक सुरक्षित दल था जिसको कहा जाता था तैनात ए रकाब। तैनात ए रकाब जो था वो क्या होता था कि दरबार में जो अभिजात लोग होते थे, अभिजात वर्ग होते थे, उनका एक दल होता था। ठीक है, जिससे किसी भी प्रांत, इनको यानी कि जिसे किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान में नियुक्त किया जा सकता था। इनको कभी भी किसी भी प्रांत में भेजा जा सकता था। कभी कोई युद्ध हो जाए तो इनको कभी भी उसमें बुलाया जा सकता था। ये क्या करते थे, ये हमेशा बादशाह यानी जो शासक होता है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए तैयार रहते थे। ये बादशाह और उसके घराने की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उठाते थे, तथा दिन में 2 बार सुबह और शाम सार्वजनिक सभा में बादशाह के प्रति आत्मनिवेदन करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए थे। आत्मनिवेदन एक तरह से मतलब दिखाना कि भाई समर्पित है उनके प्रति, ठीक है, डेडिकेटेड है उनके प्रति, और आत्मसमर्पण कर रखा है एक तरह से, आप ये समझ लो, यानी कि राजा के पूरे तरीके से नौकर है, राजा के लिए काम करते हैं। ठीक है, ये था। अगला है सूचना तथा साम्राज्य।
सूचना तथा साम्राज्य में देखिए, सटीक और विस्तृत आलेख यानी रिपोर्ट, आलेख का मतलब यहाँ पे आप रिपोर्ट समझिए, यानी सटीक बिल्कुल सही और विस्तृत यानी काफी मतलब बड़ा रिपोर्ट तैयार करना मुगल प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मीर बख्शी जो होता था वो क्या करता था, मीर बख्शी दरबारी जो लेखक होते हैं, जो दरबारी लेखक होते हैं, लिखते हैं, काम करते हैं, उनके काम का निरीक्षण करता था। निरीक्षण का मतलब है ऑब्जर्वेशन करना कि कोई व्यक्ति सही से कार्य कर रहा है या नहीं, इस तरीके से। तो मीर बख्शी जो था दरबारी लेखकों के समूह का निरीक्षण करता था टाइम टू टाइम, और ये लेखक ही दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी अर्जी और दस्तावेजों तथा सभी आदेश और फरमान का आलेख यानी रिपोर्ट तैयार करते थे। मान लो शासक के सामने कोई अर्जी ले जानी है, कोई एप्लीकेशन ले जानी है, कोई डॉक्यूमेंट ले जाना है, या कोई आदेश या फरमान तैयार करना है, तो पूरा फॉर्मेट वगैरह जो होता था यही तैयार करते थे। दरबार की सभी कार्यवाही, जो भी कार्यवाही होता था उसका पूरा विवरण रखते थे कि आज दरबार में ये होना है, वो होना है, इस बात पे विवरण चर्चा होगी, ये सारा A to Z विवरण जो थे ये रखते थे। अखबारात जो तैयार किए जाते थे उसमें सूचनाएं होती थी, ठीक है। जैसे कि कैसी सूचना होगी, दरबार में उपस्थिति, कितने कौन कौन थे, पद के बारे में, पदवियों के बारे में, दान के बारे में, राजनयिक शिष्टमंडल जो बाहर से आए हुए हैं उसके बारे में, गिफ्ट वगैरह जो होता था उसके बारे में, इन सारी चीज़ों को की सूचनाएं अखबारात में लिखी जाती थी, ठीक है। इसके बाद देखो समाचार, वृत्तांत और महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज, ये जो होते थे ये क्या होते थे, शाही डाक व्यवस्था से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते थे। अब मान लो मुगल प्रशासन जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है, अब यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पहुंचाना है तो इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, शाही डाक व्यवस्था, यानी डाक प्रणाली थी उस समय में भी। तो डाक व्यवस्था क्या है इसको समझो। शाही डाक व्यवस्था के जरिए मुगल शासन के जो अधीन क्षेत्र हैं वहां पे एक जगह से दूसरी जगह तक जो भी डाक है, पोस्ट है, या जो भी चिट्ठी लेटर जो भी है उसको पहुंचाया जाता था। क्या होता था, बांस के डिब्बे में लपेट कर कागज वगैरह रख लिए जाते थे, और हरकारों जो होते हैं, हरकार वो लोग होते हैं जो मतलब इस काम के लिए नियुक्त होते हैं। तो हरकारों का जो दल होता था, समूह होता था, वो क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते रहते थे। यानी मान लो एक व्यक्ति यहाँ से दौड़ते हुए गया यहाँ पे, अब मान लो ये थक गया है तो यहाँ से ये कोई दूसरा व्यक्ति ले लेगा, फिर आगे चला जाएगा। इस तरीके से दौड़ते रहते थे वो अपने डाक को अपने बांस के डब्बे में लपेट के, और फिर एक जगह से दूसरी जगह पे जो न्यूज़ थी वो पहुंचा दी जाती थी, खबर जो थी वो पहुंचा दी जाती थी, चिट्ठी लेटर जो भी है वो पहुंचा दिए जाते थे। अब बात करते हैं केंद्र से परे प्रांतीय प्रशासन की। केंद्र में स्थापित कार्यों के विभाजन को प्रांतों में भी दोहराया गया। जिस प्रकार से केंद्र में सारे काम होते थे ऐसे ही प्रांतों में भी उस चीज को दोहराया गया था। यहां भी केंद्र के समान मंत्रियों का, मंत्री, दीवान, बख्शी, सद्र, ये सब होते थे, यानी कि एक नौकरशाही आप समझ लो होती थी। प्रांतीय शासन जो होता था, प्रांतों का जो शासन था, ये देखिए यहाँ पे क्या होता था, मैं आपको बता दूं कि जैसे शासक है वो तो केंद्र में है, साम्राज्य पूरा उसका है, लेकिन वो क्या करेगा, छोटे छोटे प्रांतों को बांट के वहां पे अलग अलग सरकारें बना देगा, और वो जो वहां पे जो भी शासन करेंगे, जो भी कर्मचारी होंगे, वो सब राजा के अंडर होंगे, राजा को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। राजा जैसा चाहेगा वैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से होता था। जो प्रांतों का जो मुखिया होता था वो होता था गवर्नर, या फिर उसको हम सूबेदार भी कह सकते हैं, ठीक है। जो सीधा बादशाह को प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट प्रस्तुत करता था, पूरी A to Z पूरी कहानी, ठीक है। प्रत्येक सूबे में कई सरकारों में बटा होता था, कई सारे लोग मिलकर वहां पे पूरी व्यवस्था को चलाते थे। इन इलाकों में फौजदारों की विशाल घुड़सवार फौज और तोपची जो होते थे वो भी, उनको भी साथ में रखा जाता था। इन इलाकों में क्या होता था, खूब सारी फौज रखी जाती थी, घुड़सवार फौज और तोपची, क्योंकि कल को अगर कोई हमला हो जाए, युद्ध हो जाए, तो ये सब तैयार रहते थे। परगना स्तर पे, अगर छोटे लेवल पे बात करें, परगना स्तर पे स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 अधिकारियों द्वारा मुख्यतः करी जाती थी। कानूनगो, चौधरी और काजी। कानूनगो कौन है, जो राजस्व यानी जो टैक्स होता है उसकी पूरा लिखित रूप में रखेगा, पूरा हिसाब रखेगा कि कितना टैक्स कहाँ से आना है, जाना है, कितना आया, कितना गया, पूरा लिखित रूप में रखेगा। और चौधरी जो होता था वो राजस्व संग्रह प्रभारी, यानी टैक्स को कलेक्ट करना, टैक्स को इकट्ठा करने का इंचार्ज होता था। प्रभारी का मतलब है इंचार्ज, इसका काम था कि टैक्स को इकट्ठा करवाना है। काजी जो होते थे ये भी मतलब इन्हीं के साथ कार्य करते थे, ठीक है। शासन के हर विभाग के पास लिपिकों का एक बड़ा समूह होता था। लिपिक कौन होते थे, वो जो लिखने वाले हों, जैसे सरकारी कर्मचारी टाइप के नहीं होते आज के टाइम पे, जैसे क्लर्क वगैरह होते हैं, लिखने विखने का काम होता है, ऐसे ही ये लिपिक होते थे जो किसी चीज को फॉर्मेट वगैरह लिखने का काम करते थे।
ठीक है। लिपिकों का एक बड़ा समूह होता था इनके पास, लेखाकार, लेखा परीक्षक, संदेशवाहक और अन्य कर्मचारी सभी होते थे। ये दक्ष होते थे। दक्ष अधिकारी का मतलब है बिल्कुल आप इनको एक्सपर्ट समझिए। ये क्या होते थे? ये एकदम एक्सपर्ट होते थे। ये काफी संख्या में लिखित आदेश और वृत्तांत जो होते थे उसको तैयार करते थे। फारसी जो थी वो शासन की भाषा थी। मैंने आपको बताया था अकबर के समय में ही फारसी को महत्व दिया जाने लगा था। लेकिन जो ग्राम लेखा होता है, गांवों का जो लेखा जोखा होता था, उसके लिए स्थानीय भाषा जो होती थी उसका ही प्रयोग किया जाता था। मुगल इतिहासकारों ने क्या किया? बादशाह और उसके दरबार को ग्राम स्तर तक के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण करते हुए प्रदर्शित किया। यानी कि जो इतिहासकार थे मुगल समय के, उन्होंने मतलब इस तरीके से लिखा जिससे ये पता लगता है कि बादशाह जो है उसका सभी गांव, जितने भी गांव वगैरह इस तरह हर जगह मतलब उसका जो पूरा नियंत्रण है मुगल बादशाह का, इस तरीके से उन्होंने दिखाया। स्थानीय जमींदार जो थे, देखिए कभी कभी ये भी हो जाता था, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अलग से अंडरलाइन करता हूं। स्थानीय जमींदार और मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच के संबंध कई बार संसाधनों और सत्ता के बंटवारे के लिए संघर्ष के रूप में हो जाते थे। यानी कभी कभी जमींदार और जो मुगल बादशाह के जो कर्मचारी हैं उनके बीच में संघर्ष हो जाता था। ठीक है, सत्ता, संसाधन, इन चीजों के बंटवारे को लेकर। अब बात करेंगे, अगला पॉइंट है सीमाओं के परे। तो देखिए इतिवृत्त में जो इतिहासकार, दरबारी इतिहासकार, लेखक जो हैं, उन्होंने क्या लिखा है कि बादशाह जो थे उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पदवियां धारण की थी। पदवियां जैसे कि एक शहंशाह नाम लगाता था अपने आगे। शहंशाह का मतलब होता है राजाओं का राजा। जहांगीर, जहांगीर नाम लगाना यानी विश्व पर कब्जा करने वाला। जहांगीर मतलब पूरे जहां पे कब्जा करने वाला। शाहजहां यानी विश्व का राजा, पूरी दुनिया का राजा। तो ये पदवियां होती हैं। ठीक है, यानी इस तरीके की बड़ी बड़ी पदवियां ले रखी थी इन्होंने। सफावी और कांधार, देखिए यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। अभी तक जो मैं बता रहा था यहां से क्वेश्चन काफी कम पूछे जाते हैं, ना के बराबर, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आता है। और इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको थोड़ा सा मैप को समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए भारत है, यहां पे जो है ये पाकिस्तान है। इस तरीके से आप मैप में देखोगे पाकिस्तान दिखेगा। पाकिस्तान आप समझ गए, लेकिन एक चीज ये समझना है कि पहले भारत और पाकिस्तान अलग अलग थोड़ी होते थे, ये तो एक ही होता था, यानी ये भारत ही होता था। आज के समय में अलग अलग है। अब इसके ऊपर जो होता है अफगानिस्तान। ठीक है, आप ऐसे अफगानिस्तान देखोगे तो अपना शासन जो था कई जगह पे, अगर चंद्रगुप्त मौर्य के समय का शासन देखें, भारत का शासन जो था वो अफगानिस्तान के यहाँ तक, काबुल कांधार तक फैल गया था। और मुगलों का जो शासन था वो यहाँ पे पाकिस्तान और इस वाले क्षेत्र में था। तो क्या होता था कि भाई अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे आज के समय के हिसाब से देखो, ये इंडिया हो जाएगा, ये पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, फिर ईरान हो जाएगा, इराक हो जाएगा, तजाकिस्तान ऊपर, मतलब आप बहुत सारे देश देखोगे। तो यहाँ पे क्या है, हिंदू कुश पर्वतमाला होती है। आप यहाँ पे देखोगे हिंदू कुश पर्वतमाला, अगर आप मैप में देखोगे तो जो हिंदू कुश पर्वतमाला थी, तो जो मुगल शासक था उसने क्या किया, उसे पता था कि जो भी आक्रमण होते हैं या फिर जो बाहर से लुटेरे आएंगे, हालांकि मुगल जो थे ये भी लुटेरे ही थे, लेकिन फिर भी इनको अपना शासन तो बचाना था। तो ये दूसरे जो लुटेरे थे उनसे बचाने के लिए क्या करा इन्होंने, क्योंकि इन्होंने ये देखा कि किस तरीके से मतलब हम उनको इधर आने से रोकें। तो वो जो भी आते थे वो हिंदू कुश पर्वतमाला जो थी इसको पार करके ही इधर आते थे। तो इसीलिए इन्होंने जो काबुल है, कांधार है जो अफगानिस्तान में, यहाँ पे अपनी चौकियां बनाई और यहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी। अब मान लो, देखो जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर ये भारत में कोई एंटर करेगा तो इधर से एंटर कर रहा है, तो आपको पता है अगर हम इसी जगह पे सुरक्षा दे दें और यहाँ अपनी चौकियां बना दें और बॉर्डर बना दें एक तरह से, और यहाँ पे रोक लें उधर से आने वाले खतरे को, तो रोका जा सकता है। तो यही कांधार और काबुल और ये जो आगे बढ़ाने वाला हूं यही है पूरा इस टॉपिक में। तो चलिए समझते हैं हम। भारतीय उपमहाद्वीप को जीतने के इच्छुक व्यक्ति को मध्य एशिया से होते हुए उत्तर भारत तक पहुंचने के लिए हिंदू कुश को पार करना होता था। अब ये उधर से मध्य एशिया से मान लो भारत की तरफ आएंगे तो बीच में हिंदू कुश पड़ेगा, उसको पार करना पड़ेगा इन्हें। तो मुगल नीति हमेशा से ऐसा प्रयास रहा है इनका कि सामरिक महत्व को देखते हुए, यानी वहां पे मतलब बचाते हुए अपनी जमीन को, वहां पे इन्होंने चौकियां लगाई, यानी जहां से खतरा है वहीं पे बॉर्डर, वहीं पे मतलब चौकियां लगा दी, सेना लगा दी। ठीक है, विशेषकर काबुल और कांधार जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में है। ठीक है, काबुल और कांधार पर नियंत्रण के द्वारा इसे खतरे से बचाया जा सके, इसलिए उन्होंने सारा फोकस वहीं कर दिया ताकि उत्तर भारत को बचाया जा सके। कांधार जो है वो सफावियों और मुगलों के बीच
झगड़े का जड़ था, क्योंकि सफावी जो थे वो उस पर अधिकार चाहते थे, मुगल जो है वो उसको बचाना चाहते थे। तो कंधार जो था बहुत इंपॉर्टेंट था इनके लिए। ये किला जो है कंधार का, ये किला नगर शुरू में हुमायूं के अधिकार में था। 1595 में अकबर ने इसको जीत लिया। सफावी दरबार ने मुगलों के साथ अपने राजनयिक संबंध सुधार लिए। अब देखो सफावी और मुगलों के बीच में विवाद है, किसको लेकर? एक तरफ सफावी, दूसरी तरफ मुगल, और किस चीज को लेकर विवाद है? कंधार को लेकर। तो सफावियों ने मुगलों से संबंध तो सुधारे, लेकिन वो कांधार पर अपना दावा करते रहे कि भाई कांधार हमारा है, हमें मिलना चाहिए। तो 1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कंधार को मुगल अधिकार में रहने देने की वकालत के लिए एक दूत भेजा कि भाई मुगल अधिकार में रहने दो इसे, लेकिन ये सफल नहीं हुए। तो 1622 में क्या हुआ? शीत ऋतु थी। शीत ऋतु में, सर्दियों में, एक फारसी सेना जो थी वो कंधार पे उसने घेरा डाल दिया, और मुगल रक्षक सेना जो थी वो पूरी तरीके से तैयार नहीं थी उस समय, तो इसलिए वो सेना हार गई और मुगल सेना को किला और नगर सफावियों को सौंपना पड़ा, क्योंकि सफावी और मुगल इन दोनों के बीच में कंधार के किले को लेकर हमेशा विवाद रहा था। ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद है टॉपिक ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य, तीर्थ यात्रा और व्यापार। ऑटोमन साम्राज्य के साथ मुगलों ने अपने संबंध ऐसे बनाए, इस प्रकार के संबंध बनाए कि वे ऑटोमन वाला जो क्षेत्र है, यानी ऑटोमन नियंत्रण वाला, इसको उस्मानी भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, उस्मानी नियंत्रण वाला जो क्षेत्र था उसमें अपने व्यापारियों को भी भेज सकें, तीर्थ यात्रियों को भी स्वतंत्र आवागमन को बरकरार रखवा सके, ऐसे संबंध बनाए। क्यों? क्योंकि जो ऑटोमन साम्राज्य था, जैसे कि मान लो आप मैप में देखते हो, अगर मैं आपको मैप में दिखा के समझाता हूँ, देख लिए, जैसे ये भारत है तो इधर की साइड आपको ऑटोमन साम्राज्य दिखेगा, ठीक है, तो और मक्का मदीना वगैरह जो है वो भी इधर ही पड़ते हैं, तीर्थ यात्रा वाले स्थल भी इधर ही पड़ते हैं। तो ऐसे में मुगलों ने ऐसे संबंध बनाए इनसे ताकि व्यापार भी हो सके, तीर्थ यात्राएं भी हो सके, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो बस ये आपको यहाँ पे समझना है। ऑटोमन क्षेत्र की तरफ मक्का मदीना जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल थे। क्षेत्र के साथ अपने संबंधों में मुगल बादशाह जो थे वो धर्म और वाणिज्य के मुद्दे को मिलाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से रिलेशन जो है वो ठीक रहे, और व्यापार होता था, यहाँ से व्यापार से इनको आय मिलती थी, यानी कि अच्छा खासा टैक्स मिलता था। तो वो उस टैक्स को इस इलाके, यानी उधर वाले इलाके के जो धर्म स्थल हैं और जो फकीर हैं उसमें दान में बांट देते थे। क्यों? ताकि उनसे उनके रिलेशन अच्छे बने रहे। तो ये सब चलता था ऑटोमन साम्राज्य से। अब बात करते हैं मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक, लास्ट टॉपिक है। और जेसुइट जो है एक तरह से आप इसको ईसाई समझिए, यानी कि आप ये समझिए मुगल दरबार में ईसाई धर्म प्रचारक। अब समझिए, यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जो थी वो जेसुइट धर्म प्रचारकों, यात्रियों और व्यापारियों के विवरण से हुई। जब यूरोप के लोगों ने ईसाइयों जो धर्म प्रचारक थे उनके विवरण पढ़े, यात्रियों के विवरण पढ़े, व्यापारियों के विवरण पढ़े, उनसे बातें जानी, तब उन्हें भारत के बारे में पता लगा। मुगल दरबार के यूरोपीय विवरण में जेसुइट वृत्तांत जो है वो सबसे प्राचीन है, पुराने हैं मुगल दरबार में, ठीक है। यूरोपीय विवरण में जो जेसुइट हैं वो सबसे पुराने हैं। 15वीं शताब्दी के अंत में भारत में पुर्तगाली व्यापारी आए। आपको याद है वास्को डी गामा, अगर आपने क्लास 11th में भी आई थिंक है, वास्को डी गामा भारत आया था जो कि एक पुर्तगाली था। और कब आया था? ये आपका आज का तीसरा क्वेश्चन है कमेंट में बताने के लिए कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत में कब आया था, भारत आने का रास्ता उसने कब खोजा था। ऐसे कई तरह क्वेश्चन बनते, कब आया था बस आप इतना बता देना। तो पुर्तगाली राजा जो थे वो भी सोसाइटी ऑफ जीसस, जिसको जेसुइट कहते हैं, वो भी सोसाइटी ऑफ जीसस के धर्म प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म का प्रचार में रुचि रखते थे। तो देखिए क्या था, इसको शॉर्ट में अगर मैं आपको समझा दूं, यहाँ तक आपको ज़्यादा कुछ ये नहीं समझना, बस इतना समझना है कि जो ईसाई धर्म प्रचारक थे वो भारत में, ठीक है, अपना ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे, बस इतना आपको समझना है। अकबर जो था वो ईसाई धर्म के विषय में जानने को उत्सुक था, वो जानना चाहता था इस धर्म के बारे में। उसने जेसुइट पादरी जो थे उनको आमंत्रित किया, और उनको आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल जो था वो गोवा में भेजा, क्योंकि ये गोवा साइड में और केरला साइड में आए थे। पहला जेसुइट शिष्टमंडल जो इनका था वो फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा। ये लोग पहुंचे, लगभग 2 वर्ष वहां पे रहे, और इसके बीच में अकबर ने काफ़ी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की ईसाई धर्म के बारे में। लाहौर के मुगल दरबार में 2 और शिष्टमंडल 1591 से 1595 में भेजे गए,
अकबर के सिंहासन के काफी नजदीक जेसुइट लोगों को स्थान दिया गया था। यानी देखो, शासक के सिंहासन के नजदीक कौन बैठता था? जो बहुत ही मतलब जो बैठता था वो बहुत ही ऊंचा माना जाता था, ठीक है, यानी बड़ा माना जाता था। अगर शासक के बगल में इनको बिठाया जा रहा है जेसुइट को, यानी शासक इनको बहुत महत्व दे रहा है। आप दूसरे नजरिए में ऐसा सोच सकते हो। तो वो उसके बारे में जानना चाहता था। आगे देखिए क्या हुआ। जेसुइट शिष्टमंडल के सदस्य के प्रति अकबर का जो उच्च आदर था, उसने बहुत आदर मतलब उनके सामने सम्मान दिया, उससे वो बहुत प्रभावित हुए। और इसको एक दूसरे नजरिए से भी देखा जाता है। ये देखा जाता है कि अकबर जो था वो इस्लाम को छोड़कर ईसाई धर्म की ओर मतलब धर्म परिवर्तन करना चाहता था, ऐसे भी देखा जाता है कई बार। तो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग कहानियां इसके ऊपर। क्या था अब आगे देखते हैं। धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की तलाश ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में विद्वान, उसने क्या किया, उसने अकबर ने फतेहपुर सीकरी का जो इबादत खाना था वहां पे बुलाया, अलग अलग धर्मों के विद्वानों को बुलाया। मुस्लिम धर्म के विद्वान, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, इन सब के बुलाया, सबको बिठा लिया। और बीच में इनके चला विवाद, मतलब धर्म की बातों को लेकर वाद विवाद, डिबेट की तरह चलता रहा। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें जो थे अकबर ने सीखी। धीरे धीरे अकबर रूढ़िवादी जो परंपराएं थी उनसे दूर होता रहा। प्रकाश और सूर्य पर केंद्रित देवी उपासना और विभिन्न दर्शन, यानी विभिन्न मतलब अलग अलग दर्शन जो होते हैं, अलग अलग विचारकों की जो बातें होती है, उसको ग्रहण करने की ओर बढ़ने लगा। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो जो है वो खत्म हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ पे 3,500 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। चैप्टर बहुत ही बड़ा था और बहुत ही इरिटेट करने वाला चैप्टर है ये, और क्वेश्चन तो बेसिक ही आते हैं, पर चैप्टर काफ़ी बड़ा था। कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें बताई जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।